वित्त मंत्री जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। किसी भी टेलीविज़न नेटवर्क पे आपका ये पहला इंटरव्यू है जो हमारे 6 चैनल के सारे दर्शक देख रहे हैं। कल जब बजट भाषण सुना उसके बाद मेरा पहला एक्रोनिम निकाला मैंने, वो था RRR, रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्सिबल, रिफॉर्मिस्ट और मैंने कहा रिवॉल्यूशनरी। अब इसमें एक आर और हम अगर जोड़ना चाहें, रोरिंग इकोनॉमी कैसे बनेगी। विकसित भारत के लिए ये जो ग्रोथ रेट देगा वो 8% से प्लस देगा क्या? 8% देगा ये तो ज़रूर हम सब एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। मैं देख रही हूँ कि अगले 20 साल 25 साल के लिए भारत का फंडामेंटल्स आज ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स। इसको और मजबूत करने के लिए हम कदम उठाना चाहिए। इसमें प्रधानमंत्री जी पहले से ही हमें गाइडेंस देते रहे कि इस साल के बजट के लिए आप पूरे अच्छा सा तैयारी करो कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और उसमें एक और पहलू ऐड भी किए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि मध्यम वर्ग जो हमें ऑनेस्ट टैक्स पेयर के नाते टैक्स भरते रह रहे हैं, उनके लिए हम कुछ करना है। तो क्या करना है, आप कुछ वर्कआउट करके आओ। ये था उनकी गाइडेंस शुरुआत से ही। जी, तो क्या मैं ये इंटरप्रेट कर सकता हूँ कि चूंकि सरकार का फोकस बिल्कुल सबसे ज़्यादा गरीब, पिछड़े, दलित लोगों पर ज़्यादा रहा, गरीबों पर ज़्यादा रहा, रूरल एरिया पे ज़्यादा रहा, मिडिल क्लास कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट हो गया, जो कि बिल्कुल आपका एक कोर है भारत के लिए, आबादी भले ही छोटी हो, तो उस नेग्लेक्ट को एड्रेस करने का कोशिश किया गया है। इसमें एक मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ। पहले से ही प्रधानमंत्री मोदी जी 2021 2020 उस समय से ही ऑनेस्ट टैक्स पेयर का रिकग्निशन के नाते फेसलेस ले आए। इनकम टैक्स चार्टर, टैक्स पेयर्स चार्टर हमने घोषित करवाए और टैक्स पेयर्स को सर्टिफिकेट भी भेज देते कि समय पर टैक्स भरने वाले टैक्स पेयर हो या रेगुलरली टैक्स पेयर, उनका रिकग्निशन हो। ये सब करते आ रहे। टैक्स पेयर का रिकग्निशन और सम्मान कभी भी माननीय प्रधानमंत्री जी के मन में है। और इस समय जब दुनिया के तुलना में हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रह रहे हैं, पिछली बार भी रहे, पिछले 2-3 साल में रह रहे, और IMF और वर्ल्ड बैंक के नज़रिया में हम अगले साल भी फास्टेस्ट ग्रोइंग रहेंगे। और इस संदर्भ में क्या हम टैक्स पेयर्स को सम्मान करने जैसे ये काम कर सकते हैं? इस गाइडेंस के नाते हम काम किए, इसीलिए इस बार इनकम टैक्स का ये प्रपोजल हम ले आए। एक और क्यूरियोसिटी है लोगों में, दैट इज हाउ डिड यू अराइव एट दिस नंबर ऑफ 12 लाख रुपीस? मिडिल क्लास के चर्चा बहुत होता है और आज रियलिटी हम देखें तो कम से कम 1 लाख तक पर मंथ सैलरी कमाने वाले के लाइफस्टाइल कैसे हैं, और अगर वो शहर, मेट्रोपॉलिटन शहर में रहते हैं, उनका एक्सपेंसेस क्या है, और उनके लाइफ में स्टार्टिंग स्टेज में रहने वाले का खर्च क्या क्या हो सकता है, ये सब असेस करने के बाद हमें लगता है टैक्स पेयर उस लेवल नंबर से टैक्स भर रहा है, क्या उनको हम कुछ कर सकते हैं। इसीलिए अराइव किए कि एटलीस्ट 1 लाख पर मंथ राहत ज़रूर दें। जी, एक क्या अप्रोच में कोई चेंज है, शिफ्ट है? अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लेड ग्रोथ की तरफ सरकार का कोर फोकस था, जहाँ तक बिल्डिंग ब्लॉक्स का सवाल है। अब आप क्या कंजम्पशन लेड ग्रोथ देख रहे हैं? इसी वजह से इस बार केपेक्स पे मामूली इंक्रीमेंट है। पहले मैं उस बात को मैं पकड़ना चाह रही हूँ, केपेक्स में मामूली। जब कोविड के समय से हर साल 15% 20% इंक्रीमेंटल नंबर ऐड करते हुए ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल एसेट्स इतनी दूर तक ले आए, हम पिछले साल 11.11 लाख करोड़ का अनाउंसमेंट की। उसके ऊपर अभी जब 10% के ज़्यादा 10.23% इंक्रीज हो रही है और आरई से कंपेयर करते हुए,
इट रीचेस अ हायर नंबर 11.21, 24 ऐसे, वो मामूली सा हो गए। 11 लाख से अधिक भारत देश में लगातार पिछले 2 साल और उससे पहले 10 लाख, ऐसे एम्फेसिस ऑन पब्लिक एक्सपेंडिचर जब हो रही है, 10% ओवर RE इज ऑल्सो मामूली। आप एक बार इसको रिकग्नाइज करना चाहिए कि रिपीटेडली पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल एसेट बिल्डिंग इतने लेवल तक पहुंच गए, आज 10.23 ग्रोथ ऑल्सो इज लुकिंग लाइक मामूली। नो, आर एम्फेसिस ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर कम नहीं हुआ है, आज भी उतना ही अमाउंट खर्च कर रहे हैं और स्टेट्स को भी दे रहे हैं 50 इयर्स का इंटरेस्ट फ्री कैपिटल एक्सपेंडिचर का पैसा। सो उसमें कोई कुछ कम नहीं है। मगर आप जो बात पूछ रहे हैं कि कंजम्पशन के ओर खर्च करने के लिए अभी शिफ्ट हो गया, क्या शिफ्ट नहीं, उसको भी जोड़ रहे हैं कि ग्रोथ के लिए अगर इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए और ट्रिगर्स चाहिए, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर पिछले 5 साल में लगातार उसके द्वारा इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए हम मल्टीप्लायर इफेक्ट को ध्यान में रखते हुए खर्च किया, अभी कंजम्पशन का भी हम प्रोत्साहन इससे आएगा, ये हमारे कैलकुलेशन है। मगर हमारे पहले मकसद ये था कि ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स का हम ज़रूर रिकग्नाइज करना है। जी बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक आर्गुमेंट तो ये है कि सरकार और केंद्र सरकार और राज्य दोनों मिला लें तो 17% का कैपेक्स ग्रोथ है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर साइड में भी काफ़ी काम करेगा और कंजम्पशन पर भी फोकस करना है। एक बात बताएं, ये बहुत लोग समझना चाहते हैं कि 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू फॉरगॉन अगर है, इसमें 1 लाख करोड़ अगर खर्चे में शिफ्ट होता है, क्या वो हमारी जो ग्रोथ की ज़रूरत है, विकसित भारत का जो टारगेट है, उसके लिए एडिक्वेट है? अगर एक ग्रोइंग नेशन हमारी जैसी इसमें खर्च और ज़्यादा करना और तेज़ी से करना, आंकड़ा इतना तक पहुंचना, तो कोई भी बोल सकते हैं नो इससे ज़्यादा होना चाहिए, इससे ज़्यादा होना चाहिए। मगर सबका एक लिमिट भी है, हमारे रिसोर्सेस का भी हम ध्यान रखते हुए, किसी का बर्डन ना करते हुए इकोनॉमी को आगे ले चलना है। एक और डेटा मैं आपको अंदाज़न बोलना चाह रही हूँ। हमने इस बार 4.3% तक जीडीपी के तुलना करने में 4.3% ऑफ द जीडीपी कैपिटल एक्सपेंडिचर को खर्च कर रहे हैं इफेक्टिवली, बोथ दैट विच गोज टू द स्टेट्स एंड हमारे 4.3 ऑफ जीडीपी। और आने वाले साल का प्रेडिक्शन फिस्कल डेफिसिट का हम क्या बोल रहे हैं, 4.4, जो हमारे ग्लाइड पाथ के तहत 4.5 के नीचे तक पहुंचना है, वो पहुंचने के लिए एस्टिमेट बोल दिया। उससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि 4.3% ऑफ द जीडीपी वी आर स्पेंडिंग ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिस्कल डेफिसिट 4.4 प्रेडिक्ट कर रहे हैं, विच मीन्स हम बोरो कर रहे हैं डेफिसिट फाइनेंस के लिए, तो वो सीधा अच्छा कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए जा रहा है। सो एज अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, और मोदी जी का सीएम रहते हुए उनका एक्सपीरियंस, अभी पीएम रहते हुए 3rd टर्म है उनका उसमें एक्सपीरियंस, ये सब में मैच्योरिटी अब देखिए, कोई सोशल वेलफेयर प्रोग्राम का कम नहीं हो रही है। ऊपर से टैक्स पेयर्स को रिवॉर्ड करने के लिए, रिस्पेक्ट करने के लिए बड़ा सा कदम उठाया गया। फिर भी ये डेटा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण कि हम बोरो करने वाले नंबर, डेफिसिट नंबर is going towards capital expenditure. True. Effective capital expenditure is also 4.3. 4.4 is your fiscal deficit for the coming year. Responsible handling of your borrowing हो रही है, इसको मैं आप जैसे वरिष्ठ सीनियर पत्रकार जैसे लोग इसको रिकग्नाइज करना चाहिए। नहीं, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक्चुअली बहुत लोग ये बात अब मानने लग गए हैं, पहले थोड़ा स्केप्टिसिज्म था कि फिस्कल डिसिप्लिन और प्रूडेंस के मामले में आप लोग एक तरीके से ज़िद्दी हैं, वरना बहुत प्रेशर हो सकता है और आप डेफिसिट फाइनेंसिंग कर सकते हैं, डेट के मामले में और इररिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। कोई भी डेमोक्रेसी में ये होता है, पूरा इस वक्त दुनिया में लोग डेट पे स्प्लर्ज कर रहे हैं।
वैसे मैं एक्चुअली मैं थोड़ा सा समझना भी चाहता हूँ आपसे और इस पे कि ये इतना जो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है उसके सामने इस बार एक क्रिटिसिज्म ये हो रहा है कि जो आदत है इस सरकार की कि बहुत सारे अच्छे वेलफेयर स्कीम लाते हैं, इस बार कोई नया ज़्यादा स्कीम नहीं लाए आप। स्कीम जुलाई के बजट में अनाउंस भी हुआ है, 6 महीने बाद में जो बजट आ रहा है। अभी विकसित भारत के लिए जो इन्वेस्टमेंट्स फॉर आर फंडामेंटल, जैसे मैंने शुरुआत में की, हमारे फंडामेंटल फाउंडेशन सही स्ट्रेंथ के साथ होना चाहिए। एआई आ रही है बड़े पैमाने पर, भारत में उसके क्षमता कैसे होगा, उसके लिए युवा कैसे ट्रेनिंग पाएंगे, इसके लिए हम एआई का रूट में कितना और इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर ध्यान दिया गया। प्राइवेट सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए ध्यान दिया गया। 1 लाख करोड़ का अनाउंसमेंट हुआ रिसर्च सपोर्ट के लिए जुलाई के बजट में। उसका आगे ले चलते हुए और भी इस बजट में भी अनाउंसमेंट हुआ है। इसके साथ साथ हेल्थ में आज बड़ा भयंकर fearful or fear instilling kind of a illness, terminal illness और लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस, इन सब के लिए डे केयर सेंटर्स दे रहे हैं हर जिले में। इसके अलावा मेडिकल सीट्स को बढ़ा रहे हैं। वी आर ऑल्सो स्पेंडिंग ऑन एवरी लेवल ऑन एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन। सो ओवरऑल नज़रिया आप देखिए, अगले 25 ईयर्स के लिए फंडामेंटल्स को मजबूत करने के लिए इस बजट में इतनी सारी एजुकेशन हो, न्यूट्रिशन हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजिटल बुक्स हो, एआई निर्माण करने वाले स्किल्स हो, इन सब के लिए देते हुए दूसरी तरफ शिप बिल्डिंग, जो भारत के आज के हालात में इंटरनेशनली ऑयल इंपोर्ट करो या आपने कंटेनर्स ढूंढ लो, इन सब का भी चैलेंजेस आ रहा है। ग्लोबली आज कंटेनर्स का बड़ा प्रॉब्लम है, शिप का बड़ा प्रॉब्लम है। भारत में शिप बिल्डिंग कैपेसिटी रहने के बावजूद भी हम कुछ उसमें आगे नहीं बढ़ पा रहे। फंडामेंटली हमारे पास अगर अच्छा बड़े कंटेनर्स रहता, हमारे ट्रेड पॉलिसी में कितना काम आएगा। इसीलिए उसके लिए भी मैरीटाइम मिशन ले आए, उसका पैसा 20,000 के ऊपर करोड़ दिया गया है। सो इट इज़ अ बैलेंस बिटवीन strengthening your foundation towards Viksit Bharat Yatra